हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं? क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलो, तो आप सभी लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ कि हम लोग 10वीं कक्षा का ये सिलेबस लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ ही एक चैप्टर रहेगा जो कि बहुत छोटा है, जिसको हम 2-3 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी लेंगे तो भी 3 क्लास में, अगर चाहे तो हम 1 या 2 क्लास में ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब छोटा चैप्टर है, तो ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो अब सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को लगता है कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ स्कूल में वो तो ये बहाने मत मारना। ठीक है, अब सिलेबस हमने जो जो पढ़ाया है, हम इसके नोट्स जो है हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे। उसके साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आए हैं, वो भी हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे। अगर कोई मॉडल पेपर ज्वाइन करना चाहता है तो भी हम वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक शेर सुना के, जो मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि कौन सा है, दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनुष और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। यानी कि बाकी आपको कौन क्या पूछ रहा है उसका छोड़ो, तुम उठाओ किताबें और पढ़ना शुरू करो। बाकी बाद में देखेंगे कि एग्जाम में क्या आएगा और कितने परसेंट बनेंगे, क्या होगा। अभी तुम किताबें उठा के पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर? अभी हम लोग जनन की बात कर रहे हैं और हम मानव में जनन पढ़ रहे हैं, है ना। लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं और लैंगिक जनन मानव में जैसा हो रहा है वैसा ही जंतुओं में होता है। थोड़ा कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, मानव में जनन है। हम सब मानव हैं, तो मानव में जनन कैसे होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लैंगिक जनन और मानव में जनन की बात करेंगे। मानव में लैंगिक जनन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी जीव होता है वो 2 लिंग के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक तो नर होता है, एक मादा होता है। और हमने पिछले वीडियो में नर जनन तंत्र जो था, वो मानव का नर जनन तंत्र हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। मुझे लगता है उसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी थी जो आपको आपके दिमाग में आती है, यहाँ जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, सारी बातें कर ली थी। आज हम लोग जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो क्या है हमारी, वो है हमारा मादा जनन तंत्र है। नर का पढ़ लिया, तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। तो चलो मादा जनन तंत्र की बात करते हैं आज। तो हेडिंग लगा देते हैं, मादा जनन तंत्र। देखो, मादा जनन तंत्र ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक पूछा ही जाता है। मादा जनन तंत्र, मादा मतलब महिलाओं के अंदर जनन तंत्र जो होता है वो कैसे काम करता है, क्या होता है उसका रोल। देखो, मादा के अंदर क्या बनेगा, एक तो नर युग्मक बनता है। यहाँ कौन से युग्मक बनेंगे, तो आप कहोगे सर इसमें बनेंगे मादा युग्मक। इसमें क्या बनेंगे, मादा युग्मक। इसमें क्या बनेंगे, मादा युग्मक। उसके इसी मादा युग्मक को हम पता है क्या कहते हैं, आप कहोगे सर अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु या अंडा भी कह सकते हैं, लेकिन अंडाणु कहते हैं। इंग्लिश में तो इसको एग ही बोलते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं सीधे सीधे इसका काम क्या है। तो आप कहोगे सर नर जनन तंत्र नर युग्मक का निर्माण कर रहा था और उसको कहाँ तक ला रहा था, मादा युग्मक तक। तो ये क्या करेगा, मादा युग्मक मादा जनन तंत्र ये करेगा मादा युग्मक का निर्माण, और उसके साथ ही साथ वहाँ पर इसका निषेचन भी करवाएगा। निषेचन से क्या होगा आगे, वो सारी चीजें, बच्चा कैसे बन जाएगा पूरा अब अपन बच्चा तैयार करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सचित्र वर्णन आता है। ठीक है, तो डायग्राम हम बना देते हैं यहाँ पर। देखो, डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगा, उसी हिसाब से आप चलोगे तो मुझे लगता है किसी इस तरह की एक संरचना बनाओ, त्रिभुज टाइप एक संरचना बनानी है।
ये इस तरह की एक संरचना बनानी है, कैसी? त्रिभुज टाइप इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी है। इसी तरह की एक वापस इसी के ऊपर बनानी है, ये त्रिभुज टाइप इस तरह की संरचना आप लोगों को बनानी है। क्लियर? अगर आप लोग ऐसी बना दोगे तो मुझे लगता है आपका आधा काम तो हो गया है। ये त्रिभुज टाइप की संरचना बनानी है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, लेकिन आपको जो टीचर होता है वही आपको समझाता है कि आपको ये चीजें करनी कैसे है। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह का आप त्रिभुज बनाओगे। उसके साथ ही साथ यहाँ से ऐसे करो, और इसके साथ में एक इस तरह की अंडे टाइप संरचना बनाओ। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे करो, और इस तरह की, ये लगभग दोनों बराबर ही कर लेते हैं। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, इस तरह की संरचना आप लोग बनाते हो, और वापस यहाँ से इसी को हम लोग यहाँ से जोड़ते हैं। ये इस तरह से यहाँ जोड़ते हैं, इसको यहाँ जोड़ते हैं, और इसी को यहाँ पर इस तरह से अपन ऐसे समझो, ये ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे समझो। और इसको भी हम कहाँ से जोड़ते हैं? यहीं से जोड़ देते हैं। क्लियर बात? आप कहोगे सर जोड़ दिया। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सा काम करो। एक संरचना यहाँ पे इस तरह की लाइन खींच दो, एक संरचना इस तरह की लाइन खींच दो। ये ऊपर का भाग तुम्हारा लगभग कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, ये वाला त्रिभुज हमने ऐसे खाली छोड़ा है, इसको इस तरह ऊपर लेके जाओ, इसको इस तरह से ऊपर लेके जाओ। आप कहोगे इसको भी इस तरह से ऊपर लेके जाओ, दोनों को इस तरह से ऊपर लेके गए। अब आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, इसको इस तरह से करके नीचे ले आओ, इसको भी इस तरह से नीचे ले आओ। ठीक है, इस तरह से करके क्या करना है? नीचे ले आना है। फिर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दो, ऐसे घुमा के छोड़ दो। ठीक है, मेरे को लग रहा है आप लोगों को दिख ही गया होगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, ये वाली को यहीं छोड़ दो। इसके साथ में ही आपको एक लाइन और खींचनी है। वो लाइन कहाँ से खींचनी है? वो लाइन ये यहाँ से खींच लो। ठीक है, ये वाली यहाँ पे बिठाओ, और इस साइड में भी यहाँ से लाइन खींचो, और वो वाली भी यहाँ तक लाओ। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से इसके साथ साथ इसी तरह से ऐसे संरचना बनाते हुए ऐसे कर लो, इसी को इस तरह की संरचना बनाते हुए ऐसे कर लो। अरे ये तो ऐसे ही, अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट भी खींचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम में ऐसे होना चाहिए जिससे हमें एक चीज समझ में आ जाए कि ये जनन तंत्र में कौन सा अंग कहाँ होता है। ये सारी चीजें हमको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये हमने बना दिया है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो जब हमने नर जनन तंत्र की बात करी थी तो हमने कहा था नर जनन तंत्र के अंदर एक प्राथमिक अंग होते हैं, एक द्वितीयक का मतलब सहायक अंग होते हैं, प्राथमिक अंग और सहायक अंग। तो इसी तरह से इसमें भी होंगे, एक क्या होगा? प्राथमिक अंग, और एक क्या होगा? द्वितीयक अंग। याद करो, उधर हमने नर जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक अंग किसको माना था? कौन था? तो आप कहोगे सर वृषण था। कौन था? वृषण। वृषण कितने होते थे? आप कहोगे 2, यानी कि एक जोड़ी होता था। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और ये वाला जो है, ये दोनों हैं, ये इधर और इधर, इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये ही इसका क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। ठीक है, ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। और अंडाशय से ये जो नली आ रही है, ये जो नली आ रही है, इसी नली को जो हम कहते हैं वो कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी कहा जाता है। इसी नली को कौन सी वाहिनी कह देते हैं अपन? अंडवाहिनी। अच्छा, इसको इंग्लिश में जो कहते हैं वो फैलोपियन ट्यूब का मतलब नली, ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो जरूरत होगी मैं बताता रहूंगा। ये जो नली है और ये नली दोनों सेम है, अंडवाहिनियां है, 2 अंडवाहिनियां। इसका मतलब आपसे पूछे अंडाशय कितने, आप कहोगे सर 2, और अंडवाहिनियां कितनी? 2। ये यहाँ पर जहां खुलते हैं, और ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है इस तरह की, ये है गर्भाशय। ये कौन सा? गर्भाशय। ये कौन सा है? गर्भाशय। ये है आपका गर्भाशय। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। फिर ये यहाँ पर एक छोटा सा ये छेद दिख रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रीवा। ये कौन सी है? ग्रीवा। और ये जो
ये जो एक से इस तरह की संरचना दिख रही है इसे कहते हैं योनि। इसे क्या कहते हैं? योनि। और इसे इंग्लिश में ध्यान रखना, इसे कहते हैं वेजाइना। ठीक, यहां तक मुझे लगता है दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये इतने सारे अंग हमारे काम के हैं। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय के बाद अंडवाहिनी, ये दूसरे वाले सारे सहायक अंग है। गर्भाशय, गिरवा और योनि यानी कि वेजाइना, ये वाले। ठीक, अब मैं बताऊंगा कि कौन क्या करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन अंडाशय की। जो अंडाशय है, तो अंडाशय का काम है, सबसे पहला काम है ये अंडे का निर्माण करता है। अंडे का मतलब अंडाणु का यानी कि मादा युग्मक का निर्माण जो है वो कौन करता है? अंडाशय। ये वाला भी करता है, ये वाला भी करता है, ये वाला भी करता है और ये वाला भी करता है। ठीक है, अच्छा देखो, अंडाशय से हार्मोन भी स्त्रावित होता है। अंडाशय से जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं दो, यहाँ से दो हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। एक तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, याद करो, नियंत्रण एवं समन्वय में बताया था। जैसे वसंत से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, इसी तरह से यहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता था? एस्ट्रोजन निकलता था। कौन सा जन? एस्ट्रोजन। क्या करता है? आप कहोगे सर महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इस मादा युग्मक के निर्माण को भी कंट्रोल करता है। तो ये यहां से बनता है। ठीक है, नर युग्मक, मादा युग्मक। इसके साथ ही इसमें एक हार्मोन और निकलता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये क्या है? काम करता है, हार्मोन है। क्या काम करता है मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी ध्यान रखना ये अंडाशय से तीन चीजें निकल रही है, मादा युग्मक, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब ये दोनों से निकलते हैं। ठीक है, दोनों से क्या निकलते हैं? अंडाणु। अंडाणु या अंडे कह सकते हैं, अंडाणु या अंडे। ठीक है, देखो जब लड़की जब जन्म लेती है, जब भ्रूणावस्था में होती है, जब लड़की किसी के मतलब माँ के पेट में होती है, जब लड़की माँ के पेट में होती है, तब इनके इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे हार्मोन अंडाणु बन जाते हैं। अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडाणु बन जाते हैं। बहुत सारे अंडाणु क्या होते हैं? बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब लड़की भ्रूण में, मतलब जब उसका जन्म होता है ना, जन्म जैसे बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, होने के टाइम इनके अंदर ये अंडाशय और ये अंडाशय दोनों के अंदर बहुत सारे अंडाणु बन जाते हैं, बहुत सारे अंडाणु बन जाते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं? अपरिपक्व, यानी कि परिपक्व नहीं होते हैं, तैयार हुए नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? अपरिपक्व। अब आपको बात ये समझ में आ गई कि लड़की जब पैदा हो गई उस समय उनके अंडाशय के अंदर बहुत सारे जो है वो अंडाणु यानी कि मादा युग्मक बने रहते हैं, लेकिन कैसे बने रहते हैं? अपरिपक्व। तो फिर क्या होता है कि फिर जैसे ही किशोरावस्था में आती हैं, जैसे ही हमने कहा यौनारंभ होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है अंडा। यहाँ से क्या निकलता है? अंडा या अंडाणु निकलता है। अंडाणु जो है वो निकलता है दोनों में से एक अंडाशय से। मान लो एक बार इस अंडाशय से निकला, फिर इससे निकलेगा। लेकिन एक बात है ध्यान रखना, ये जो है वहां पर जो नर युग्मक थे वो तो बनते ही रहते हैं, उसको तो जब भी बनना एनी टाइम बनते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मादा युग्मक की बात यह है कि ये केवल एक माह में बनता है। केवल कितने माह में? एक माह में केवल एक बनता है। एक माह में एक माह के अंदर कितना? एक ही क्या बनता है? अंडाणु, यानी कि मादा युग्मक बनता है। एक माह में यहां से बन गया, दूसरे माह में इस वाले अंडाशय से बन जाएगा। परिपक्व होता है, कहने का मतलब क्या है? पहले से बने हुए हैं, लेकिन परिपक्व होता है एक, यहाँ तो यहाँ से, यहाँ फिर यहाँ से। ठीक, ओके। अब ये है कि ये यहाँ से ये कौन सी वाहिनी? अंडवाहिनी। मान लो यहाँ पर क्या बना आपका? अंडाणु बना, और ये यहाँ से निकल करके इस अंडवाहिनी में आता है। ये यहाँ पर आ गया अंडवाहिनी के अंदर, ये दिख रहा है आपको क्या है? अंडाणु अंडवाहिनी में आ गया। अब क्या है? देखो अब होता ये है कि अब आप कहोगे सर बच्चा कैसे होगा? तो आपको पता है कैसे होगा? नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलेंगे तभी बच्चा होगा। तो मैंने जब वहां बात करी थी जब कि जो मैथुन होता है, मैथुन के समय जो नर युग्मक होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं,
वो पेनिस के द्वारा इस योनि के अंदर छोड़े जाते हैं। किसके अंदर? इस योनि के अंदर छोड़े जाते हैं। मैंने बात करी थी कि जो नर युग्मक होते हैं वो पेनिस से बाहर निकाले जाते हैं। पेनिस का काम क्या बताया था? पेनिस का काम, पेनिस यहाँ इसको क्या कहते हैं? सीसन। सीसन का काम क्या है? सीसन का काम है उस नर युग्मकों को यानी कि शुक्राणुओं को, स्पर्म को कहाँ छोड़ना? इस योनि के अंदर। जब मैथुन होता है, जो सेक्स होता है, उसके दौरान यहाँ से यहाँ पर छोड़े जाते हैं शुक्राणु। शुक्राणु बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे शुक्राणु होते हैं। यहाँ से सीधे सीधे ये गति करते करते आधे इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं, आधे इधर इधर घूमते रहते हैं और यहाँ से बहुत सारे जाते हैं और उनमें से एक शुक्राणु इसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। और आपको पता होगा जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन। आई बात समझ में? इतने सारे यहाँ पेनिस के माध्यम से योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर स्पर्म छोड़े, यहाँ से ये गर्भाशय से होते हुए आधे इधर गए, बहुत सारे थे, मैंने कहा लाखों शुक्राणु बनते हैं एक बार में, तो ये आधे इधर गए, आधे इधर गए, आधे इसके पास से निकल गए, उन्होंने इसको देखा नहीं, लेकिन इनमें से एक ही शुक्राणु इसके साथ जुड़ेगा। किसके साथ? इस अंडाणु के साथ जुड़ा। अब अंडाणु के साथ जुड़ा तो क्या हो गया? निषेचन हो गया। अब निषेचन से क्या बनता है बताओ? जब हम पुष्प पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। कौन सा मनज? युग्मनज बनेगा। ठीक है। और ये युग्मनज धीरे धीरे विभाजित, ये युग्मनज बन के धीरे धीरे ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये कौन सी संरचना है? आपको के सर गर्भाशय। ठीक है। गर्भाशय एक बड़ा थैलीनुमा भाग होता है। गर्भाशय क्या होता है? एक बड़ा थैलीनुमा भाग होता है, लसीला होता है। और इसके अंदर जो ये जो गर्भाशय है ये आगे कहाँ? गिरवा, ये जो सेद है इस गिरवा के माध्यम से बाहर खुलता है। कहाँ? योनि से। और योनि सीधी कहाँ खुलती है? बाहर। योनि सीधी कहाँ खुलती है? बाहर। ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि ये यहाँ पर आ गया कौन? युग्मनज आ गया और ये यहाँ पर आके इसका विभाजन होगा, इनका विभाजन होगा और ये विकसित होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? भ्रूण कहेंगे। जिसे हम क्या कहेंगे? भ्रूण। तो आपको समझ में आ गया, युग्मनज से क्या बन जाएगा? भ्रूण बन जाएगा। और भ्रूण से ही किसका निर्माण होता है? बच्चे का निर्माण होता है। बच्चे का निर्माण होता है। भ्रूण से ही किसका निर्माण हो जाएगा? बच्चे का। अब ये भ्रूण जो है वो यहाँ इस गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। भ्रूण कहाँ स्थापित हो जाता है? गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाता है। गर्भाशय के अंदर स्थापित कौन हो गया? भ्रूण। अब देखो, भ्रूण स्थापित हो गया। अब भ्रूण स्थापित हो गया तो भ्रूण को क्या चाहिए? भ्रूण को चाहिए स्थापित होने में, एक बात ध्यान रखना, इस भ्रूण को यहाँ पर स्थापित होने में, भ्रूण को यहाँ रोकने में इस प्रोजेस्टेरोन का रोल है। किसका रोल है? प्रोजेस्टेरोन का। तो आपको समझ में आया कि ये भ्रूण यहाँ स्थापित हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं? गर्भ धारण हो गया। क्या हो गया? गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण हो गया। और गर्भ धारण करने में किसका रोल है? भूमिका है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भूमिका है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके साथ ही क्या हो जाएगा? इसके साथ ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक संरचना बनेगी जो इस भ्रूण को इस मादा यानी कि माँ के शरीर से जोड़ेगी। इस भ्रूण को माँ के शरीर से जोड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे अपरा। ये मान लो यहाँ पर बन गई संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। अपरा या इसे ही प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, अपरा या इसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये संरचना बन गई कहाँ पर? इस भ्रूण के और इस माँ के शरीर के बीच में। ये क्या होता है? भ्रूण को और माँ को आपस में जोड़ने का काम करती है। भाई जिसके पेट में बच्चा वो माँ और भ्रूण है, इसको आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? अपरा करती है। अपरा या इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? देखो, अब जैसे देखो, पहली बात तो यह है कि अपरा बन गई। अपरा का काम क्या? अब देखो, अपरा का काम है इसको भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को क्या देना?
पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना, उसके साथ ही भ्रूण को ऑक्सीजन देना। भ्रूण को क्या देना? ऑक्सीजन भी, तो सांस भी तो लेना पड़ेगा। अंदर जो कोशिका है उनको ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा? श्वसन के लिए ऑक्सीजन देनी है, या कोई भी इसको जरूरत है, जो जो पदार्थों की जरूरत है, दवाइयाँ वगैरह कभी लेते हैं ना, तो वो किसके माध्यम से अंदर जाएगी? अपरा के माध्यम से। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई अपशिष्ट पदार्थ है, CO2 वगैरह है, उसको बाहर भी यहाँ से भ्रूण से माँ के शरीर में लाने का काम कौन करेगी? प्लेसेंटा या अपरा करेगी। ठीक बात, ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगी? प्लेसेंटा करेगी। ठीक है, और ये भ्रूण यहाँ पर पड़ा रहेगा और लगभग 9 माह, कितने महीने? 9 माह में ये बच्चा पूरा विकसित हो जाएगा। इस 9 महीनों को इससे गर्भकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? गर्भकाल। ठीक बात। तो अगर तुमसे पूछे मानव में गर्भकाल कितना होता है, मानव का गर्भकाल कितना है? 9 माह। तो 9 महीने में ये बच्चा तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ गर्भाशय है, गर्भाशय की पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा। गर्भाशय की पेशियों में क्या हो जाएगा? संकुचन होगा, जिसकी वजह से संकुचन होगा तो इस यहाँ से योनि मार्ग से बच्चा जो है वो बाहर आ जाएगा। योनि मार्ग से बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाएगा। क्लियर बात? तो ये यहाँ से बच्चा बाहर आ गया, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बच्चा पैदा हो गया। तो हमें क्या करना था? बच्चा पैदा ही करना था। क्लियर बात? हमें क्या करना था? बच्चा पैदा ही करना था, और हमने बच्चा पैदा कर लिया। ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है। देखो दोबारा से एक बार समझ लो कि ये अंडा से हैं, दोनों में जब लड़की जन्म लेती है तब क्या बनते हैं? बहुत सारे अंडाणु बनते हैं, लेकिन वो अपरिपक्व होता है। उनको परिपक्व हर महीने अंडा से एक अंडा परिपक्व करके इस फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में भेजता है। यहाँ तो ये भेजेगा, ये एक बार इसने भेजा तो दूसरी बार ये वाला अंडा से भेजेगा, और ये यहाँ से यहाँ आएगा। उसी के दौरान मान के चलो यहाँ से सेक्स हुआ और योनि से स्पर्म आए, और स्पर्म यहाँ से चलते चलते इधर इधर घूमते घूमते एक स्पर्म आके अगर अंडाणु के साथ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज से क्या बन जाएगा? भ्रूण। भ्रूण से बच्चा बनता है। क्या उसी दौरान यहाँ पर एक अपरा का निर्माण होता है। अपरा भोजन देती है उस भ्रूण को। भोजन के साथ साथ क्या देती है? ऑक्सीजन वगैरह देती है, और कोई आवश्यक पदार्थों का स्थानांतरण करती है। उसके साथ ही यहाँ से जो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, CO2 वगैरह को बाहर भी लाने का कार्य करती है। उसके बाद हमने बात करी कि ये गर्भकाल जो होता है वो 9 महीने होता है, यानी कि 9 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा। 9 महीने में बच्चा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जैसे बच्चा तैयार होता है, 9 महीने हो जाते हैं, तब इस गर्भाशय की ये जो पेशियां हैं इसमें एक विशेष संकुचन होगा, और संकुचन यानी कि इसमें जोर पड़ेगा, दबाव आएगा, जिसकी वजह से यहाँ से बच्चा जो है इस योनि मार्ग से बाहर आ जाएगा। इस योनि से होते हुए बाहर आ जाएगा। ये हो गया बच्चा पैदा। क्लियर बात? ये हो गया बच्चा पैदा। ठीक है, अब मैं इसको कुछ चीजें आपको और समझाना चाहता हूँ। वो क्या है? देखो, कुछ बातें ये हैं। अब बात ये है कि जैसे ही यहाँ से अंडा बनेगा, तो आपको पता है गर्भाशय ये सोचता है कि अंडा बन गया है, और अंडा बनेगा तो क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन युग्मनज बनेगा तो भ्रूण बनेगा तो कहाँ स्थापित होगा? गर्भाशय के अंदर स्थापित होगा। कहाँ स्थापित होगा? आप कहोगे सर गर्भाशय के अंदर, तो गर्भाशय को पता है कि यहाँ पर कौन आ जाएगा? भ्रूण आ जाएगा। तो भाई हम देखो, हमारे घर पे हमें पता चला कि कोई मेहमान आने वाला है, तो हम उसके लिए उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। तो ये भी व्यवस्था करता है। व्यवस्था क्या करता है? भ्रूण को पोषण मिले, भ्रूण सही से रह सके, तो उसके लिए ये गर्भाशय की जो ये बाहरी परत है इसको थोड़ा सा मोटा करता है। बाहरी परत को क्या करता है? थोड़ा सा मोटा करता है। बाहरी परत को क्या करता है? मोटा करता है, ताकि एक भ्रूण यहाँ पर आसानी से रह सके, भ्रूण को आसानी से पोषण मिल सके। तो ये मोटा करता है, तब जाके यहाँ पर बच्चा आराम से रह पाता है। क्लियर बात? ये मोटा कर दिया गर्भाशय ने। गर्भाशय ने क्या कर दिया? मोटा कर दिया। ठीक है, अब गर्भाशय मोटा हो रखा है। लेकिन भाई देखो, एक बात बताओ मेरे को, क्या जरूरी है कि यहाँ पर जैसे ही पहली बार लड़की में अंडाणु कब बन जाता है? तो आप कहोगे सर किशोरावस्था के दौरान, यानी कि
10 से 11-12 वर्ष की आयु में ये अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। पहला ही अंडाणु बना और पहला ही अंडाणु बनते ही उधर बनते ही यहाँ पर ये क्या हुई, परत बन गई और ये परत बन गई और यहाँ से अंडाणु आया, यहाँ आया। और अगर मान के चलो कि स्पर्म आया ही नहीं, यहाँ पर स्पर्म आया ही नहीं, मान लो इनका कोई फिजिकल रिलेशन हुआ ही नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई स्पर्म आया ही नहीं, आगे स्पर्म गए ही नहीं, तो कहोगे सर ये कोई भी कारण हो सकता है, तो स्पर्म गया ही नहीं, यहाँ स्पर्म आया ही नहीं, तो ये अंडा 1 दिन तक जीवित रह सकता है, 1-2 दिन तक, ज़्यादा जीवित रहता नहीं है, तो ये अंडा मर जाता है और अंडा यहाँ से बाहर आ जाता है। अंडा यहाँ से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। अब अंडा बाहर आ गया, अब गर्भाशय को लगा, अब अंडा बाहर आ गया, अब क्या होगा, निषेचन नहीं होगा, युग्मनज नहीं होगा, भ्रूण नहीं बनेगा। तो बताओ इस परत की कोई जरूरत है क्या? ये परत किस लिए बनाई कि भ्रूण को क्या मिले, पोषण मिल सके और भ्रूण आराम से यहाँ रह सके। तो अब भ्रूण ही नहीं बनेगा तो इस परत की कोई आवश्यकता है क्या? तो आप कहोगे सर आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये बात समझिए, इस परत की जब आवश्यकता ही नहीं है तो ये परत टूटना शुरू हो जाएगी। ये परत क्या होगी, टूटेगी। ये परत टूटेगी तो आप बताओ मेरे को, ये जो है एक खून वगैरह की बनी है, तो यहाँ से परत टूटेगी तो क्या होगा, ये टूटने से ये टूट करके इस योनि मार्ग से बाहर आ जाएगी। इस योनि मार्ग से बाहर आ जाएगी। खून और श्लेष्मा के रूप में बाहर आएगी। खून और श्लेष्मा के रूप में क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर अंडाणु के साथ स्पर्म नहीं आता, यानी कि निषेचन नहीं होता है, ये समझ लो, अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, किसी भी कारण से नहीं होता है, तो कहोगे सर ये परत का काम नहीं रहेगा, ये जो गर्भाशय के ऊपर एक परत बनती है इसका काम नहीं रहेगा। तो ये परत जो है वो टूट करके खून और श्लेष्मा के साथ बाहर आ जाएगी। खून और श्लेष्मा के साथ क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। खून और श्लेष्मा के साथ बाहर आएगी और ये खून के रूप में इस योनि मार्ग से बाहर आ जाती है। और इससे ही ये जो खून और श्लेष्मा के साथ बाहर आती है, इससे ही क्या बोलते हैं, मैंने बताया था ना, माहवारी या रजोधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजोधर्म। इसे क्या बोलते हैं, रजोधर्म। आई बात समझे? मैंने पहले ही कहा था कि मैं रजोधर्म को अलग से बताऊंगा, तो अब आपको समझ में आ गया रजोधर्म क्या है। पूछा जाए रजोधर्म का दूसरा नाम माहवारी भी है, माहवारी मैंने बताया था, ठीक है, या मासिक चक्र भी बोलते हैं, या ऋतुस्राव भी बोलते हैं, ऋतुस्राव। ये 2 नाम तो ध्यान रखो, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। अब ये जो है, ये खून जो बाहर आया, श्लेष्मा के रूप साथ बाहर आया, ये आपको पता है ये कम से कम 6 से 8 दिन तक चलेगा। 6 से 8 दिन तक, नॉर्मली कितने दिन, 6 से 8 दिन तक ये चलेगा। ठीक है साहब, ये बाहर आ गया, पूरी परत टूट गई, ठीक साहब, मामला समाप्त। लेकिन इसके साथ ही क्या होगा, अगले महीने वापस ये अंडाणु बना देगा और ये वापस मान के चलो ये अंडाणु बना करके अंडाणु कहाँ आ गया, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और इसका भी निषेचन नहीं हुआ। अब यहाँ से ये आएगा तब ये वापस परत बनेगी कि नहीं बनेगी? आप कहोगे सर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि गर्भाशय सोचेगा कि कौन आ रहा है, अंडाणु बन गया है, इसका मतलब निषेचन हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा और हमारे यहाँ कौन आ जाएगा, भ्रूण आ जाएगा। ये सोचेगा तो यहाँ पर परत बनाएगा। अब परत बना दी लेकिन निषेचन हुआ नहीं और ये अंडाणु मर गया और बाहर आ गया, तो ये वापस परत टूटेगी और वापस वही की वही प्रक्रिया होगी। मैंने कहा ये 1 महीने में हुआ, 1 महीने में वापस बना है, इसका मतलब ये 1 महीने के बाद वापस होगी। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मासिक चक्र। ठीक है ना? तो ये बात समझ आ गई। इस तरह का कार्यक्रम तब तक चलता रहता है, तब तक जब तक कि ये अंडाणु निषेचित नहीं होता, यानी कि अंडाणु का निषेचन नहीं होता। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से 2 चीजें और ध्यान रखो। यहाँ पर अगर जब लड़की में पहली बार ऋतुस्राव होता है उसे हम कहते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन कहते हैं। जब लड़की के अंदर पहली बार क्या होता है, ऋतुस्राव होता है, पहली बार, फर्स्ट बार,
जब वो किशोरावस्था में आई और पहला अंडाणु बना और पहला ही निषेचित नहीं हुआ और बाहर आ गया तो वो रजोदर्शन कहलाएगा। दूसरा 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 क्या है? दूसरा ये है कि अगर ये स्पर्म जो है वो तो लगातार मनुष्य के अंदर बनते ही रहते हैं, नर के अंदर बनते ही रहते हैं, लेकिन ये अंडाणु एक उम्र के बाद समाप्त हो जाता है, लगभग 45, 50, 55 की उम्र में बनना बंद हो जाते हैं। तो जो लास्ट बार ऋतुस्राव बनने के, मान लो ये बढ़ा, परत बनी, फिर ये बाहर आया, परत टूट गई, तो क्या हो गया? ऋतुस्राव। लेकिन ये बनना बंद हो गया और उसके बाद ये परत भी नहीं बनेगी, तो जो लास्ट बार जो ये ऋतुस्राव होगा उसे हम कहेंगे रजोनिवर्ती। उसे हम क्या कहेंगे? रजोनिवर्ती। ये दो बातें आप इस ऋतुस्राव से संबंधित भी ध्यान रखेंगे, दो बातें ऋतुस्राव से संबंधित भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 नॉर्मल दिन है, ठीक है। इसको किसी में ज्यादा हो सकता है, ये मतलब खून जो आ रहा है ये कम से कम इतना दिन आता है, किसी के अंदर कम भी आ सकता है, यूं मान के चलो 2 से 8 दिन, किसी के अंदर 2 दिन नहीं आया, किसी के अंदर 3 दिन भी आ सकता है, किसी के अंदर ज्यादा परत बनी है तो ज्यादा दिन भी आ सकता है, 7-8 दिन, हाईएस्ट 8 दिन, कम से कम 2 दिन तो आता ही है, ठीक है। नॉर्मली हम अपन 6-7 दिन मान लेते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो थी वो सिंपल चीज़ें थी और आसानी से समझ में आने वाली ही थी, ठीक है। इसमें कोई किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ। चलो अब हम बात करते हैं, ये होने के बाद बच्चा बन गया, अब बच्चा तो हो गया, बच्चा हो गया, इसका मतलब जनन तो हो गया, जनन हो गया, ठीक, जनन हो गया। अब देखो इसका नाम और क्या? महावारी, मैंने बताया था। अब ये नेक्स्ट बात कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जो हम करने वाले हैं, तो बने रहिए। तब तक जो कुछ बातें, 2-4 बातें जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए। चलो इसको बाद में मिटा देंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की। हमारे पास एक टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य तो समझ रहे हो ना, कि जो अपन बीमार हो जा रहे हैं या अपन सही है, खा पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, तो बीमारियां वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन बीमारियां किससे संबंधित? जनन से संबंधित। देखो जनन करते समय काफी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, काफी बातों का क्या होता है? ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां भी फैलती है, कई सारी, क्योंकि सीधा सा है कि ये जो प्रक्रिया ऐसी है जिसमें एक नर और एक मादा संपर्क में आते हैं और उनके अंदर के जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनका आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। अब आदान प्रदान हो जाता है तो उससे बीमारियां भी फैलती है। अब बीमारियां कौन कौन सी है तो ध्यान रखना, जो जिसे हम, जैसे यौन क्रियाएं जिसे हम कहते हैं, यौन क्रियाओं के दौरान, है नहीं, जब यौन क्रियाएं होती है, मैथुन होता है, उस दौरान कई सारी जो बीमारियां फैलती है, ठीक है ना। अगर ऐसे समझो कि जैसे आप जनन कर रहे हैं, ठीक है, सेक्स किया, उसके दौरान आपका फिजिकल रिलेशन बना, सेक्स किया, तो क्या होगा? आपके द्रव्य और यानी कि नर तथा मादा के द्रव्यों का इधर उधर ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने से क्या होगा? ट्रांसफर होने से कई बीमारियां इधर उधर हो जाएगी। तो वैसी कौन कौन सी बीमारियां हैं? और ऐसे जो रोग है जनन से होता है, जिसे लैंगिक रोग भी कह सकता है, इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे रोगों को क्या कहेंगे? तो लैंगिक रोग कहेंगे। कौन से रोग कहेंगे? लैंगिक रोग। कौन कौन से होते हैं? देखो ध्यान रखना, एक तो ध्यान रखना गोनेरिया। कौन सा रोग है? गोनेरिया। ये लैंगिक रोग होता है, ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक है, गोनोरिया। एक ध्यान रखना सिफिलिस। कौन सा है? सिफिलिस। सिफिलिस ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। सिफिलिस भी किससे होता है? जीवाणु से। एक सबसे इंपॉर्टेंट रोग है एड्स। एड्स आप लोगों ने सुना होगा। एड्स तो काफी मतलब जो है
सब लोग लगभग जानते हैं इस बीमारी का नाम, तो सबने सुना ही हुआ है। तो एड्स जो है वो भी एक कैसा रोग है, लैंगिक रोग है, यानी कि जब यौन संबंध बनाए जाते हैं तब इसका संसरण होता है, ठीक है। तो ये एड्स है। एड्स होता किससे बताओ मेरे को, ये वायरस से होता है। किससे, वायरस को कहते हैं विषाणु, HIV वायरस होता है जिससे होता है। अच्छा, ये एड्स का पूरा नाम है, इसका ध्यान रखना, पूरा नाम पूछे, एक वर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका क्या पूरा नाम। HIV का पूरा नाम पूछे तो ह्यूमन, कौन सा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक। ये एड्स जो रोग है वो भी किससे होता है, इस जनन के दौरान, यानी कि यौन क्रियाओं के दौरान हो जाता है, ठीक है। इससे ज्यादातर खतरा जो है वो किसको होता है, महिलाओं को खतरा होता है। इससे खतरा किसको होता है, महिलाओं को होता है। इसके साथ साथ जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी ये बीमारियां चली जाएगी। इसका मतलब बच्चे को भी खतरा रहता है। इसका मतलब किसको खतरा रहता है, बच्चे को भी खतरा रहता है। क्लियर बात, ठीक है ना। अच्छा, इसका रोकथाम कैसे किया जाए, अब इसका रोकथाम, इसको रोका कैसे जाए, तो देखो रोकने का सिंपल एक तरीका है, जिसको एक ही तरीका है, अगर आप यौन क्रियाएं कर रहे हैं, आप सेक्स कर रहे हैं, तो उस दौरान आप यूज करें किसका, कंडोम का, ठीक है, कंडोम का यूज करें। ये जो कंडोम होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो जो है सीसन पर लगाने का होता है, दूसरा योनि में, दूसरा किसमें, योनि में लगाने का होता है। तो ये दो तरह के कंडोम आते हैं, इनका आप यूज करते हैं तो इससे क्या होगा कि ज्यादातर जो नर या मादा है उसका द्रव्य एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होगा, तो काफी हद तक इन लैंगिक रोगों को संश्रित होने से बचाया जा सकता है। क्लियर बात, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई, तो इसको इस तरह से रोका जा सकता है। सिंपल है, चीजें सिंपल है, मुझे लगता नहीं है आपको इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये गोनेरिया पूछा जा सकता है, लैंगिक रोग का नाम गोनेरिया। एक एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। होता किससे, एड्स HIV से। रोका किससे जा सकता है, इसको कम किससे किया जा सकता है, कंडोम से, ठीक है। और कोई इसमें खास बात है नहीं। नेक्स्ट बात अपन और करते हैं, कुछ बातें और है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। वो ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि भाई क्या होता है कि आप चाहते हो कि गर्भधारण हो नहीं हो, बच्चा पैदा नहीं हो, लेकिन यौन क्रिया करना चाहते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, कैसे रोका जाए, तो जिसे हम कहते हैं गर्भ निरोधी तरीके। इसे क्या कहते हैं, गर्भ निरोधी तरीके। ये गर्भ निरोधी तरीके, ठीक है। गर्भ निरोधी तरीके यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यौन क्रियाएं हो लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो। तो आपको पता है बच्चा पैदा कब नहीं होगा, बच्चा पैदा होता कब है, तो आप कहोगे सर तब होता है जब ये अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, ये मिले नहीं, तो मिलने से, ये जो अंडाणु और शुक्राणु है इसको मिलने से कैसे रोका जाए। अब जो एक लड़का है एक लड़की है वो तो मिल ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो शुक्राणु और अंडाणु ना मिले, तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए कुछ तरीके हैं। उसके लिए क्या है, कुछ तरीके हैं, जिसमें अपन पहला देखते हैं यांत्रिक अवरोध। कौन सा अवरोध, यांत्रिक अवरोध। अपन क्या करें, बाह्य तरीके से इनमें अवरोध पैदा करें, यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं को मिलने के लिए अपन बाह्य तरीके से अवरोध पैदा करें, जिसे अपन क्या कहेंगे, यांत्रिक अवरोध कहेंगे, ठीक है। जिससे ताकि क्या ये आपस में मिल नहीं सके, ठीक है, ये आपस में मिल नहीं सके, ठीक है, ये आपस में क्या हो, मिल नहीं सके। तो इसका एक ही तरीका है, वो है कंडोम, ठीक है। और मैंने बताया ये दो तरह के हैं,
ठीक है, एक तो शिशन का है, एक एक किसका है, एक है योनि का, ठीक है। अच्छा, आधे लोग सोचेंगे ये होता क्या है, कंडोम होता क्या है, तो देखो ये कुछ भी नहीं है, एक आवरण होता है, एक आवरण होता है, किसका बना होता है, जो प्लास्टिक का बना रहता है, एक पतली महीन सी झिल्ली का बना रहता है, वो क्या करता है, शीशन या शीशन पे लगा दिया जाए तो प्लास्टिक का होता है, जो शीशन पे लगा दे तो जिससे क्या होगा कि स्पर्म जो है वो उस आवरण को पार करके नहीं जा पाएंगे, उस आवरण को क्या हो जाएगा, पार करके नहीं जा पाएंगे। या फिर या योनि में लगा दें, तो योनि में लगा देंगे तो स्पर्म जो आएंगे वो उस कंडोम में इकट्ठा हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, कुछ ऐसे हार्मोन संबंध को अवरोध कर ले, किसको अवरोध कर ले, हार्मोन को अवरोध कर ले। देखो मैंने बताया आपको कि अंडाणु बनेगा या नहीं बनेगा ये डिसाइड कौन करता है, ये हार्मोन्स डिसाइड करते हैं। अब अंडाणु बनेगा तो हार्मोन डिसाइड करेगा, कौन करेगा, हार्मोन। तो हार्मोन असंतुलन कर दो, हार्मोन असंतुलन कर दिया जाए तो क्या होगा, अंडाणु नहीं बनेगा। अब अंडाणु नहीं बनेगा तो बताओ निषेचन होगा क्या, तो नहीं होगा। तो इसलिए हार्मोन असंतुलन से, ये हार्मोन असंतुलन अपने आप हो जाता है। कभी कभी आप मान लो ज्यादा गुस्सा कर रहे हो या ज्यादा टेंशन है किसी चीज की, तो हार्मोन असंतुलित हो जाता है। और असंतुलित होने से क्या होगा, असंतुलित होने से अंडाणु नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा तो ये परत नहीं बनेगी, है ना, अंडाणु नहीं बनेगा तो ये परत नहीं बनेगी, परत नहीं बनेगी तो क्या होगा, ऋतुस्राव नहीं होगा। तो इसलिए कई बार 1 महीने में ऋतुस्राव होना चाहिए, वो डिले भी हो जाता है। कई बार हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं तो 1 महीने से पहले भी हो जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हार्मोन असंतुलन के लिए कई टैबलेट्स आती है, क्या आती है, टैबलेट्स, जो क्या करती है हार्मोन को असंतुलित कर देती है, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे एक ध्यान रखना, कॉपर टी, ये टी वाला टी, ये कुछ नहीं है, एक टी आकार की कॉपर की युक्ति होती है। इस तरह की कैसे आकार की, टी आकार की इस तरह की युक्ति होती है, जिसको क्या कर दिया जाता है, योनि में स्थापित कर दिया जाता है, या योनि के अंदर स्थापित कर दिया जाता है, इसको योनि में सेट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, ये शुक्राणुओं की क्रियाशीलता, शुक्राणु के अंदर जो क्षमता है ना कि वो जाके अंडाणु के साथ निषेचित हो जाता है, निषेचन करता है ना, उस क्षमता को ये क्या कर देती है, कॉपर टी क्या कर देती है, इसको समाप्त कर देती है, क्रियाशीलता को समाप्त कर। अब क्रियाशीलता ही नहीं होगी तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। क्लियर बात, क्लियर है ना। उसके अलावा तो आप लोगों को ये तो जो फेमस तरीका है, लगभग सामान्यतः गाँवों में और शहरों में सब जगह ये चलता है, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं ऑपरेशन। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन। आपने सुना होगा कि फलानी लुगाई के ऑपरेशन करवा दिया, फलानी लुगाई के बच्चों का वो ऑपरेशन करवा दिया। इसमें क्या होता है, देखो ये समझो, लुगाइयों के जो जब ऑपरेशन होता है, महिलाओं के ऑपरेशन होता है, तो आप क्या करो, इस अंडवाहिनी को, फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट के यहाँ से बांध दो, यहाँ से बांध दो, इधर वाली को भी काट दो, यहाँ से बांध दो, यहाँ से बांध दो। अब ये काट के बांध दी, अब क्या हुआ, अब कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से अंडा बना, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ से आगे आएगा ही नहीं। अब आएगा ही नहीं तो यहाँ आएगा ही नहीं तो शुक्राणु और दोनों मिलेंगे थोड़े, ये नली तो बंद हो गई तो मिलेंगे नहीं। और यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं तो दोनों साइड से ही नहीं आएगा। मान लो, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मान लो हमने ये काटी, ये जो है एक ये काटा और एक ये नहीं काटा, एक अंडवाहिनी काटी और एक अंडवाहिनी नहीं काटी, तो क्या होगा, तो बच्चा पैदा हो सकता है। क्यों होगा, मान लो ये काट ली ये नहीं काटी, तो 1 महीने यहाँ पर अंडाणु बनेगा, दूसरे महीने यहाँ बन जाएगा, अब दूसरे महीने ये यहाँ जाएगा, यहाँ से स्पर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा और बच्चा हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, दोनों को काटना होता है। तो ये महिलाओं में ही होता है। आप कहोगे सर महिलाओं में ही होता है, नहीं, पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में जो हमने बात करी थी, शुक्रवाहिनियां थी, शुक्रवाहिनियां जो वृषण से आ रही थी, उन दोनों शुक्रवाहिनियों को काट के बांध दिया जाए, दोनों शुक्रवाहिनियों को काट के बांध दे तो क्या होगा, तो जो शुक्राणु है वो आगे नहीं आ पाएंगे, शुक्राणु आगे नहीं आ पाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ भी नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे तो निषेचन नहीं होगा, तो क्या होगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा। क्लियर बात,
ये सिंपल सी चीजें थी जो आप लोगों को जाननी चाहिए। इससे ये लगभग सुरक्षित है, इससे 100% चांस है। इनसे तो ये तीनों विधियां तो क्या है, फेल हो सकती है, परफेक्ट नहीं है। इससे मान लो आप लोगों ने ये सारी विधियां अपना रही है, इनमें से कोई भी विधि अपना रखी है तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, निषेचन हो सकता है। ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से लगभग सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इन नलियों को बांध दिया, काट के क्या कर दिया, बांध दिया। अब कहाँ से आएगा अंडाणु, है कहाँ से मिलेंगे अंडाणु और शुक्राणु, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन इसमें अगर मान लो ऑपरेशन होने के टाइम अगर ध्यान नहीं रखा जाए कई बार तो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांस रहते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। एक इसी के साथ एक छोटा सा नाम ध्यान रखना, गर्भपात। गर्भपात क्या होता है, देखो गर्भपात आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो या नहीं सुना हो। देखो गर्भपात का मतलब ये है कि मान लो निषेचन हो गया और क्या बन गया, भ्रूण बन गया, भ्रूण बन गया। भ्रूण कहाँ स्थापित हो गया, गर्भाशय के अंदर स्थापित हो गया, और आपको मतलब काफी दिन के बाद पता चला कि भाई भ्रूण बन गया, स्थापित हो गया और बच्चा पैदा हो जाएगा। तो आप चाहते हो कि बच्चा पैदा करना नहीं है, अब चाहते हो कि बच्चा पैदा हो ही नहीं, बच्चा पैदा हो ही नहीं, तो हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है गर्भपात। इसमें क्या होता है, जो अनचाहा भ्रूण है उनको क्या कर दे, उनको क्या कर दिया जा सकता है, उसको बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करके इसको शल्य चिकित्सा से बाहर निकाल दिया जाता है। शल्य चिकित्सा से भ्रूण को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गर्भपात। भाई अच्छा गर्भ है, मतलब हमें नहीं चाहिए बच्चा और बच्चा बन गया है, निषेचन हो गया, भ्रूण बन गया है, तो इस भ्रूण को क्या करते हैं अपन, ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये गर्भपात। लेकिन ये लगभग 22 हफ्ते तक ही हो सकता है। कितने हफ्ते तक, 22 हफ्ते यानी कि 22 हफ्ते तक ही होगा, 22 वीक तक ही होता है, 22 वीक तक होता है। उसके बाद करना बहुत टेढ़ा मामला होता है, इसके बाद नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। इसके बाद इसके अलावा इसमें कोर्ट जो कानूनी रिस्ट्रिक्शन भी होती है, कई चीज़ें ज़्यादा समय हो जाता है, तो ठीक है ना, तो वो भी चीज़ें हैं। तो सिंपल सा मोटा जो आइडिया था वो मैंने बता दिया। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, उसके साथ ही ये आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ठीक है ना। तो जीवन में काम आने वाली चीज़ें, इन चीज़ों से आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं होती है तो कई बार बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। चलो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर जनन कैसे करते हैं कंप्लीट हो गया। मानव में हमने जनन को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा, पुष्पों में भी हमने अच्छे से पढ़ा, अलैंगिक जनन को भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। मुझे लगता है इनमें से आपका कोई प्रश्न गलत हो नहीं सकता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है ध्यान लगा के, तो ठीक है। चलिए भाई इतना ही, इसी के साथ हम हमारी इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।